गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो। आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं और उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये में पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि आप ये मर्चेंट नेवी के लिए है या आपका एनडीए के लिए है। आपका फिजिक्स से रिलेटेड जहाँ पे भी आपकी 11-12 तक की फिजिक्स आती है, वो कोई भी एग्ज़ाम आप दोगे तो उस लेवल के लिए ये क्वेश्चन आपके क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्पेशली जहाँ पे आपका 11th-12th का सिलेबस क्या है मेंशन्ड है, वह उस लेवल तक के तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन तो आना ही चाहिए। जैसा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि आप पढ़ पा रहे होंगे। द वेट ऑफ अ बॉडी, कह रहा द वेट ऑफ अ बॉडी एट अ सेंटर ऑफ द अर्थ। कह रहा कि किसी भी बॉडी का जो वेट है एट द सेंटर ऑफ अर्थ कितना होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन है इन्फिनिटी। बताइए, अगर हम बात करें सेंटर की तो सेंटर पर वेट कितना होगा। अगर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे किसकी, वेट। वेट आपका क्या है, वेट आपका क्या है, स्मॉल जी, है ना, स्मॉल जी। स्मॉल जी जितना क्या है वर्क कर रहा है किसी पर्टिकुलर बॉडी पे, वो उसका क्या है, आपका वेट होता है। क्या होता है, वेट होता है। कहने का मतलब है वेट, अगर आपको मैं बात करूं, वेट आपका क्या है, एम जी। वेट आपका एम जी होता है ना। अगर मैं बोलूँ डब्लू क्या आपका एम जी होता है। ये एम क्या है, ये मास है किसी पर्टिकुलर बॉडी का। अगर मैं बात करूँ, ये बॉक्स है, ये आपका कोई बॉक्स है, मैं कहूँ इस बॉक्स का मास है आपका 10 ग्राम। कोई दूसरा बॉक्स है, इसका मास है आपका 20 ग्राम। अगर मैं बोलूँ कि इस पे इसका वेट कितना है, तो वेट के लिए क्या करोगे आप, इस 20 के साथ मल्टीप्लाई बाय कितनी करो, मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे। और इस 10 इसके साथ क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे। ये मतलब मैं कह रहा हूँ ये कोई बॉक्स है, मैं कह रहा हूँ ये 10 ग्राम इसका मास है। कितना है, 10 ग्राम इसका मास है। मैं कहूँगा आपका इसका वेट कितना होगा, तो वेट की जब आप बात करोगे तो इसके वेट के लिए क्या कहोगे आप, एम इंटू जी। भाई जितना इसका मास है 10 इंटू जी। जी क्या आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8। आप उसको 10 लेके चलो तो 10×10 = 100। आप कितना बोलोगे, 100 kg। क्या बोलोगे आप, 100 kg। तो बेसिकली जो आपका क्या है वेट है, वो क्या है, वो अमाउंट ऑफ फोर्स है जिससे, जिस अमाउंट ऑफ फोर्स से क्या है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स आपको क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अगर मैं कहता हूँ कि मेरा वेट क्या है 70 kg है, इज दैट मीन कि 70 क्या है, मास है, सॉरी 7 ग्राम क्या है, मास है मेरे सब्सटेंस का। और 10 क्या है, जी, 10 क्या है, जी की मल्टीप्लाई हो रही है मेरी बॉडी पे। और वो जो मुझे वेट, जो मुझे क्या है आपका 70 kg फील हो रहा है, वो किसकी वजह से फील हो रहा है, 7 × 10। वो 10 क्या है आपका, जो जी अर्थ क्या है वर्क कर रहा है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ की अगर आप बात करोगे तो एट द सेंटर ऑफ अर्थ क्या है, एट द सेंटर ऑफ अर्थ हमें पता है, एट द सेंटर ऑफ अर्थ हमारा जो जी होता है वो क्या होता है, 0। अगर जी 0 हो जाएगा तो अगर हम डब्लू की बात करें, डब्लू इक्वल्स टू एम जी। तो मास, वट एवर द मास, कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जी तो हमारा क्या है 0। तो टोटल हमारा जो वेट हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा आपका, 0। ठीक है, इसको अगर आप इसको ऐसे भी ध्यान नहीं रख पा रहे हो, अगर हम क्या है जी की वेरिएशन की बात हम करें, स्मॉल जी में जो वेरिएशन होता है एट डेप्थ सेंटर की, अगर ये बात हमारा क्या है, ये अर्थ है, ये हमारे अर्थ की सरफेस है। अगर हम इसके सेंटर में जाएं तो यहाँ पे जी भी जो हमारा वेरिएशन होता है वो क्या होता है, जी प्राइम इक्वल्स टू जी 1-H/R। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, यहाँ पे जब आप एट सेंटर की बात करोगे तो जो एच किसके इक्वल हो जाएगा, R/R, 1/1 0। तो 0 समथिंग 0, तो जी प्राइम कितना हो जाएगा आपका, ऐसे भी 0 हो जाएगा। अगर जी इफेक्टिव 0 है
तो कुछ भी आप मास ले लो, उसके साथ जी की मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, होप सो समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स वर प्रोपोर्शनल टू 1/r। ग्रेविटेशनल फोर्स ये कह रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच, है ना, हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच जो आपका लगता है, वो हम बात क्या करते हैं उसकी, एफ इक्वल्स टू, हम बोलते हैं एफ इक्वल्स टू कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, है ना, ये हमारा होता है। वो कह रहा है कि ये आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर ना होके क्या है, 1/r है। क्वेश्चन की समझिए। देन a particle in circular orbit under such a force would have its orbital speed, ये वाला ऑर्बिटल स्पीड v प्रोपोर्शनल टू, वो कह रहा है कि क्या है कि कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट ये क्या कर रहा है, कोई पार्टिकल है इन सर्कुलर ऑर्बिट है अंडर इस फोर्स के, जिसमें क्या वर्क कर रहा है, 1/r के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। तो हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी v के बारे में बात करना है। हमको ये जरूर ध्यान रखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है, अगर मैं बात करूँ, अगर ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट आपके क्या सर्कुलर ऑब्जेक्ट में है, ये कोई क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसको मूव करने के लिए क्या इस पर एक फोर्स क्या कर रहा होगा, एक फोर्स वर्क कर रहा होगा जो हेल्प कर रहा होगा इसको क्या, एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने के लिए। वो हमारा फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होता है, एफ सेंट्रीपिटल फोर्स। जो एफ सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा वो क्या होता है, हम बात करेंगे जो एफ सेंट्रीपिटल फोर्स है हमारा, हमारा एफ सेंट्रीपिटल है, जो हमारा एफ सेंट्रीपिटल है एफ सी, वो किसकी इक्वल होगा, हमारे एफ जी के, ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो एफ सेंट्रीपिटल हमारा क्या होता है, एम वी स्क्वायर ओवर आर, ये किसकी बीच है, m2 मास है ना, दो ऑब्जेक्ट, m1 मास इसका, m2 मास इसका, है ना, g m1 m2 ओवर आर, आर से आर कैंसिल, m2 से m2 कैंसिल, v क्या हो जाएगा आपका, रूट ऑफ g m1। तो यहाँ देखिए r तो आ ही नहीं रहा है। अगर आप ऑर्बिटल वेलोसिटी v की बात करो तो ऑर्बिटल वेलोसिटी में तो यहाँ पे इसके फॉर्मूले में क्या रूट gm1 आ रहा है, r है नहीं तो पावर 2 कैंसिल, पावर 1 कैंसिल, है ना, 1/r कैंसिल। आपका आंसर क्या हो जाएगा, r की पावर 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है, r की कोई भी पावर नहीं है तो r की पावर 0, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन टफ नहीं है, आपको लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन टफ नहीं होता, आपको बस लैंग्वेज को समझना होता है कि लैंग्वेज कह क्या रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द वेट ऑफ अ सर्टेन बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 90। कह रहा है किसी अर्थ के सरफेस पे कोई बॉडी है, उसका वेट है 90 kg। ठीक है, ओके, यहाँ तक ठीक है। आगे पढ़े, आगे देखते हैं। इफ द मास ऑफ मार्स की बात कर रहा है 1/9, ओके, हम अर्थ की बात करें, अर्थ पे अगर जो हमारा वेट होगा वो किसकी वजह से होगा, जी, तो स्मॉल जी, जो हमारा स्मॉल जी होता है, स्मॉल जी इक्वल्स टू क्या है, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ ओवर रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब बात करा किस में, मून में, मार्स में, तो ये हम जी ई कर देते हैं, हम जी एम कर देते हैं। ये आपका कितना हो जाएगा, जी मास ऑफ मार्स रेडियस ऑफ मार्स का स्क्वायर। क्या कह रहा है, 1/9 टाइम्स ऑफ द अर्थ, 1/9 टाइम्स, ये एम कितना आपका 1/10 टाइम्स ऑफ द अर्थ, मतलब एम ई का 9 है, एंड रेडियस इज द हाफ दैट ऑफ, किसके, अर्थ के रेडियस के हाफ है। इसका मतलब जो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, RE/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, m मास, मास ऑफ मार्स की जगह ME/9 रखेंगे। क्यों, क्योंकि अर्थ के मास का कितना है 1/9 है, और रेडियस उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, जो अर्थ की रेडियस है उसका हाफ है। तो ये हम RM की जगह क्या लेंगे, रेडियस ऑफ मास की जगह क्या लिखेंगे, RE/2 का होल स्क्वायर। जब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे,
तो जो जी एम क्या हो जाएगा आपका, जी मास ऑफ अर्थ ओवर आर ई का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका बचेगा, यहाँ पे अपॉन में एम ई ओवर 9 होगा, और यहाँ पे आर ई, इसके स्क्वायर करोगे आप कितना होगा, 4 होगा। इसके आप जब मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आ जाएगा, जी एम ई आर ई ओवर 4/9। तो जी एम ई आर ई को क्या लिख सकते हो आप, अगर आप ये देखो, आपका ये क्या बना था हमारा, ये जी एम मास कितना बचा था हमारा, जी एम ई आर ई का होल स्क्वायर 4/9। इसकी जगह आप इसको क्या लिख सकते हो, ये क्या आपका जी ई है, आप लिख दोगे आप जी ई ओवर 4/9। इसकी वैल्यू आपको पता है कितना है, मास 90 इंटू 4/9, 9 से 10 टाइम किया 40, कितना आ गया 40 kg विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन टफ नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो आप बता दीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुली एंड स्ट्रिंग शो इन द फिगर आर स्मूथ एंड वेटलेस। आपको बात की गई है जो पुली है ये क्या है, स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है और वेटलेस है, इसका वेट क्या है, कंसिडरेबल नहीं है। द वैल्यू ऑफ द थीटा फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम। कह रहा है ये पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ना ये नीचे ना ये नीचे, ना ये नीचे ऊपर कोई ना को, दोनों के दोनों क्या है, इक्वल उसमें है, तभी तो क्या कहा जाएगा, इक्विलिब्रियम कहा जाएगा ना। तराजू, आप कोई सामान अगर दुकान पे लेते हो क्या करते हो, एक साइड वो क्या रखता है, एक वेट को रखता है, दूसरी साइड अगर आप कोई चीज़ ले रहे हो, चीनी दाल जो भी चीज़ ले रहे हो, चावल, वो दूसरी चीज़ रखता है। जब दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल बराबर आएंगे, तभी क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि थीटा की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर द इक्विलिब्रियम। ठीक है, घबराना नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज कीजिए। देखिए क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, पुली वाले क्वेश्चन में हमको कुछ अगर नहीं आता तो इतना तो हमको आता है कि भैया इसका जो वेट होगा एम जी डाउनवर्ड होगा, और एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमें ये भी पता है कि एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से क्या है, एक टेंशन लगता है, किधर की तरफ, अवे की तरफ। ठीक है, यहाँ पे वेट एम जी डाउनवर्ड, एक टेंशन टी। अब कोई अगर सोच रहा होगा कि सर यहाँ पे भी आप टेंशन टी कर रहे हो, यहाँ पे भी आप टेंशन टी कर रहे हो, है ना सर, रस्सी तो इतनी बड़ी है। बट आप अगर देखो, अगर पुली में अगर हम बात करते हैं, या पुली की बात कीजिए, या कभी भी अगर कोई दो भी ब्लॉक अगर क्या है आपस में ऐसे भी कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा, टेंशन इक्वल होगा। क्यों, सेम स्ट्रिंग के लिए टेंशन हमेशा क्या रहता है, इक्वल होता है। वट एवर द मास सस्पेंडेड या वट एवर द फोर्स एक्जेक्टिंग देयर अपोजिट साइड, इससे कोई भी देयर इज नो इफेक्ट ऑन द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, कहने का मतलब है कि ब्लॉक के दोनों साइड आप कोई भी फोर्स लगाओ, अपोजिट डायरेक्शन में लगाइए या किसी भी डायरेक्शन में लगाइए, टेंशन, जो थ्रेड का टेंशन है या जो रस्सी है उस पर जो टेंशन है, उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का जो थ्रेड है, जो रस्सी है, वो क्या है, एक सेम है, एक ही मतलब एक ही मटेरियल की बनी हुई है, एक ही टाइप की रस्सी है। तो यहाँ पे भी अगर आप इस फिगर में देख रहे होंगे, ये जो पूरी की पूरी रस्सी है वो क्या है, एक ही रस्सी है। क्या है, एक ही रस्सी है। तो यहाँ से भी अगर टेंशन टी, तो यहाँ से भी टेंशन टी, यहाँ पे मास एम जी, यहाँ पे भी मास एम जी। तो मैं ये क्या लिख सकता हूँ, टेंशन टी इक्वल है किसके, एम जी की को लिख सकता हूँ। अगर यहाँ पे मैं पर्टिकुलर देखूँ, यहाँ पे डाउनवर्ड क्या एम जी और √2 एम जी क्या करेगा, डाउनवर्ड वर्क कर रहा होगा। अब यहाँ से आप देखिए, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अवे टेंशन टी, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अवे टेंशन टी, टी अगर मैं आपको थोड़ा वेक्टर सम देखो, टी रिजल्टेंट टी कितना हो जाएगा, 2t। बट कितना, आप यहाँ पे ये 2t करके क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाओगे, बट कितना 2t कॉस थीटा का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब देखिए, अगर आप फिगर देख पा रहे होंगे तो ये 2t कॉस थीटा है, ये किसको बैलेंस कर रहा है, कौन इसको बैलेंस कर रहा है, √2 mg। अगर मैं बात हूँ, हम क्या यहाँ के लिख सकते हैं, 2t कॉस थीटा इक्वल टू
√2 mg। ये आपकी इक्वेशन बनी। आप यहाँ पे t की वैल्यू रख दीजिए mg, mg से mg कैंसिल, ये यहाँ पे आ जाएगा 2 में आ जाएगा। और आप यहाँ पे देखें ये क्या आ जाएगा, ये मेरा बना 2t cos थीटा इक्वल्स टू √2 mg। यहाँ पे मैं t की वैल्यू लिखूँगा 2, t की वैल्यू है हमारी mg cos थीटा इक्वल्स टू √2 mg। mg से mg कैंसिल, cos थीटा इक्वल्स टू √2/2, ये क्या आ जाएगा 1/√2, और 1/√2 cos थीटा में √2 की वैल्यू कितनी होती है 45। ज़्यादा सोचने की बात नहीं, क्योंकि cos 30 भी हमें पता है √3/2, cos 60 1/2, तो cos 45 हमारे कितना होता है 1/√2। आपका आंसर क्या हो जाएगा, और cos 0 तो वैसे भी क्या होता है आपका 1, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन तो लेके चलिए आपकी, अगर आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए हम इस क्वेश्चन पे थे कि जब कोई वेट 10 न्यूटन है, इमर्ज इन अ लिक्विड 8 न्यूटन, तो ये आप क्या बताइए कि जब वेट ऑफ लिक्विड डिस्टिलेट, द वेट ऑफ लिक्विड डिस्टिलेट, अगर आपने थोड़ा बहुत ध्यान होगा, ये क्या है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे क्या है ये बेस्ड है। तो यहाँ पे जो आपका क्या हो जाएगा, जो अब इसका जो वेट फील हो रहा है, जो इसका जो वेट फील हो रहा है, या हम इसको क्या कहते हैं एपरेंट वेट है, जो इसका आभासी भार कहते हैं इसको, इसका एपरेंट वेट होता है वो किसके इक्वल होगा, इसके रियल वेट माइनस वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड है ना, इसने क्या किया हाँ डिस्प्लेस, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 माइनस 8, कितना हो जाएगा आपका 2 न्यूटन, क्या हो जाएगा इसका आपका इसका 2 न्यूटन क्या हो जाएगा, इसका आपका एपरेंट वेट आपका 2 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, कह रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस किस के बीच है। ये क्या फर्स्ट ऑप्शन है द अर्थ एंड द पॉइंट मास ओनली, कि अर्थ और पॉइंट मास की, बाकी नहीं जरूरी थोड़ा ना है कि वो अर्थ ही अर्थ हो, कोई भी 2 पॉइंट मास भी तो हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं, द अर्थ एंड द सन, नहीं जरूरी थोड़ा ना है अर्थ और सन, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। एनी 2 बॉडीज, बिल्कुल हैविंग सेम मास ना होके क्या है, एनी 2 बॉडी हैविंग मासेस कर दीजिए इसको डायरेक्ट, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एनी टू चार्ज बॉडी, नहीं अगर दो कोई भी अगर चार्ज बॉडी होंगी तो वो कैसा हो सकता है, चार्ज बॉडी क्या हो सकता है, लाइक भी हो सकता है अनलाइक भी हो सकता है, और फोर्स कैसा हो सकता है, वो अट्रैक्टिव हो सकता है रिपल्सिव भी हो सकता है। बट ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमें क्या पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा केवल ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एटमॉस्फेयर कंसिस्टिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ गैसेस इज हेल्ड टू द अल्टीट्यूड, कह रहा है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या है बहुत सारी गैसेस को होल्ड किए हुए है, या उसमें बहुत सारी गैसें उपस्थित हैं, किसकी वजह से, कह रहा विंड्स, अरे विंड्स की वजह से थोड़े ना हवाएं होंगी, क्लॉड्स का क्या मतलब है, अच्छा ये आप कहना चाह रहे हो कि क्लॉड्स उनको रोक रहे हैं, क्लॉड्स के मतलब ये भी नहीं है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी नहीं होगा इसका किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, कि जो ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी की वजह से ही क्या है जो आपका अर्थ है उसमें क्या है एटमॉस्फेयर। जिस दिन अर्थ की ग्रेविटी ख़त्म हो गई उस दिन जो सारी की सारी अर्थ की जितनी भी जो गैसेज है वो क्या हो जाएंगी, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड को है वो क्या हो जाएंगी छोड़ के क्या है आसमान में चले जाएंगी। ठीक है, और ये क्या है पॉसिबल नहीं होगा ह्यूमन बीइंग का अर्थ में रहना। ठीक है, किसका मेन फैक्टर इसमें, ग्रेविटेशनल फोर्स का, किसका है ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो क्या कर रहा है उनको अट्रैक्ट करके रख रहा है या बांधे रख रहा है अपनी तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एन ऑब्जेक्ट वेट
10 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट क्या है 10 न्यूटन है सरफेस ऑफ द अर्थ। व्हाट वुड द वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून। हमें पता है कि मून पे जो जी की वैल्यू होती है, जो जी एट मून होता है वो कितना होता है 1/6 होता है। किसके, अर्थ के, मून के। तो यहाँ पे वेट कितना है इसका 1/6 इंटू 10, इसको डिवाइड कर दीजिए। 6 1 जा 6, तो 6 1 जा 1, 1 टाइम जा रहा, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही है आपका 1.66 हम 66 आएगा। ठीक है, तो 7 क्या हो जाएगा, ये 1.67 न्यूटन इक्वल हो जाएगा। ठीक, ये वेट की बात कर रहा है। अगर ये मास की बात करता तो मास तो वही रहता है ना। अब ऐसा थोड़ी ना कि आप यहाँ पे 7 ग्राम के हो या 10 ग्राम के हो, मून पे जाके आपका जो बॉडी का मास है कोई टुकड़ा गायब हो जाएगा, कम हो जाएगा। नहीं, ये सब चीज़ कम नहीं होगा। क्या हमें अगर मून पे हमारा वेट क्या है हमको कम फील हो रहा है, तो किसकी वजह से फील हो रहा है कि जो वहाँ पे हमारा क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स है, जी है, जो फोर्स एक्ट कर रहा है हमारी बॉडी पे, वो क्या हो जा रहा है 1/6 हो जा रहा है। अगर वो 1/6 है तो हमारा वेट भी क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। इसलिए मून पे क्या है हमको क्या है लाइट वेट फील होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एट हाइट इक्वल टू द अर्थ रेडियस अबव द अर्थ सरफेस एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि जब h, अगर आप अर्थ की सरफेस से क्या आप h हाइट ऊपर जा रहे हो, किसके इक्वल जा रहे हो, आर रेडियस ऑफ अर्थ जो कितनी है आपकी 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर के बराबर है। कह रहा जब आपकी इतने ऊपर जाओगे कि तो उस टाइम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप फॉर्मूला क्या कहते हो कि सर जी प्राइम इक्वल टू होता है G1 - 2h/r। लगाओगे तो आप यहाँ क्या करोगे, h इक्वल्स टू आर ही लिख दोगे, आर से आर कैंसिल, -1। एक ऑप्शन होगा, यहाँ तो है नहीं बट एक ऑप्शन वहाँ होगा, और आप मार दोगे सर वो ऑप्शन बट गलत। क्या है, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला आपका कब वैलिड है, ये फॉर्मूला आपका वैलिड है जब हाइट क्या है केवल 300 किलोमीटर के पास हो। अगर कोई अर्थ सरफेस से 300 किलोमीटर तक ऊपर जा रहा है, उस टाइम आपका ये फॉर्मूला क्या है वैलिड है। अदरवाइज आपको क्या यही फॉर्मूला लेके चलना पड़ेगा, जी प्राइम इक्वल टू जी ओवर 1 प्लस एच ओवर आर का होल स्क्वायर। आपको इस फॉर्मूले से ही अपने क्वेश्चन को करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या एच इक्वल टू आर है, एच की जगह आर रख दीजिए, आर से आर कैंसिल, 1 और 1 2 का स्क्वायर 4, तो क्या हो जाएगा G/4 है ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या आपका G/4, जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ जल्दी में, जी प्राइम इक्वल टू G1 - 2h/r को मत लेके चलना। ये केवल तभी वैलिड है जब h इक्वल टू कितना हो, जैसे h इक्वल टू आप अराउंड 300 किलोमीटर के आसपास जा रहे हो। अगर इससे ज़्यादा आप जा रहे हो तो ये फॉर्मूला आपका क्या है वैलिड नहीं होता, इसमें क्या है एरर ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। इफ़ अर्थ श्रिंक बाई 1/3 ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लास्ट क्वेश्चन में हमने कुछ ऐसे देखा, तो ये कह रहा है देखो ये है कुछ ऐसा, इसकी रेडियस है, ये श्रिंक हो गया। कहने का मतलब है आप यहाँ थे इस सरफेस पे थे, आप क्या है अंदर को चले गए। जब श्रिंक हो गया तो क्या हो गया, तो इसकी रेडियस कम हो गई, इसकी रेडियस कम हो गई ना। या आप ये लेके चलो आप इसके अर्थ के सरफेस पे थे, आप क्या है अंदर की तरफ आ गए। तो इस टाइम जो जी इफेक्टिव होता है, वो कितना होता है आपका G1 - D ओवर आर। या डी की जगह आप क्या है एच भी लिख सकते हो, डी की जगह आप क्या है एच भी लिख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए वैल्यू पुट कीजिए, G1 - कितना श्रिंक हुआ 1/3 ऑफ इस प्रेजेंट रेडियस, डी की जगह क्या लिखी 1/3 ऑफ इस प्रेजेंट, मतलब R3/2
थर्ड, ये तो इसका थर्ड होगा अपॉन आर ई। इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, जी इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3, क्योंकि आर से तो आर कैंसिल हो जाएगा। अब 2 कितना हो जाएगा, जी प्राइम इक्वल्स टू जी 2/3। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द अर्थ। कह रहा अगर कोई किसी अर्थ से क्या है कोई प्रोजेक्टाइल फायर किया जाए तो उसके लिए हमेशा क्या कांस्टेंट रहता है, मोमेंटम p इक्वल्स टू एम बी। तो मोमेंटम का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्यों, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम ज़्यादा होती रहती है। गलत। काइनेटिक एनर्जी ने, यहाँ से आप उसको फेंकोगे, जब वेलोसिटी ही वेरी करे तो काइनेटिक एनर्जी भी वेरी करेगी, सोचने की ज़रूरत नहीं है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी भी क्या है, कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि जो वर्टिकल, अगर यहाँ से हम इसको क्या करें, प्रोजेक्ट करें, तो इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटली। ये आपका हॉरिजेंटल कंपोनेंट है यू एक्स यानी यू कॉस थीटा, और ये आपका यू वाई साइन थीटा। तो वेलोसिटी का जो ये यू वाई वाला कंपोनेंट है, अब ये भी हो सकता है, ठीक है, हमको फिलहाल कुछ कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट देखें, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब देखो भैया, अब आपको ये पता करना है कि कौन सा कंपोनेंट क्या आपका कांस्टेंट है। अगर थोड़ा बहुत आपको फिगर याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, वीडियो मैंने क्लास ली थी जब पढ़ा होगा, यहाँ पे जो वेलोसिटी के कुछ ऐसे कंपोनेंट होंगे, कुछ ऐसा करके आपको बताया गया था, ये 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 है ना, यहाँ पे ये ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे आप देखो ये क्या है, ये इसका यू आई कंपोनेंट है, ये आप इसका यू एक्स कंपोनेंट है। बट ये जो यू वाई कंपोनेंट है, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, इसके साथ क्या वर्क कर रहा है, या इस पर क्या वर्क कर रहा है, जी क्या वर्क कर रहा है, जी डाउनवर्ड, जी डाउनवर्ड जी। कहने का मतलब है कि एट ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट क्या है, जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, जो आपका यू वाई है, उसको कौन बैलेंस कर रहा है, जी। या आप कह सकते हो कि उस पर कौन सा, उस पर एक फोर्स वर्क कर रहा है, कौन सा फोर्स है वो, जी वर्क कर रहा है डाउनवर्ड नीचे। इसीलिए तो जब हम, इसलिए हम तो बात करते हैं एट द मैक्सिमम हाइट, एच पे हम क्या बोलते हैं, एच पे जब हम अब यहाँ पे वेलोसिटी कंपोनेंट की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि जो वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो क्या हो जाता है, जीरो। एट मैक्सिमम हाइट पे क्या है, वेलोसिटी आपका केवल क्या करता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही इफेक्टिव रहता है। क्यों, क्योंकि जब यहाँ से स्टार्टिंग शुरू हुआ तो क्या होगा भैया, अगर आपने किसी भी स्पीड से फेंका, अगर आपने इसको आपने 40 किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड में इसको फेंका है, तो क्या हो जाएगा, पर मीटर पर सेकंड कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड। इसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा डिक्रीज होगा डिक्रीज होगा, और मैक्सिमम हाइट पे ये क्या हो जाएगा, जीरो। उसके बाद फिर ये क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और एट द पॉइंट ऑफ सॉरी एट द टाइम ऑफ, जब ये ग्राउंड को हिट करेगा, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उतनी वेलोसिटी हो जाएगी जिस टाइम इसकी क्या थी, एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन इसकी वेलोसिटी। तभी तो पूरे तो एंटायर द जर्नी है, तभी तो पूरे एंटायर द जर्नी इसकी एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। अगर यहाँ पे आप इनिशियल बात करो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल मिनिमम, एट द मैक्सिमम हाइट काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, पोटेंशियल हाई, फिर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, सॉरी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, पूरे एंटायर द सिस्टम क्या है, सेम रहेगा। बट अगर इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यू एक्स, वो क्या है, कांस्टेंट है, हमेशा क्या है, कांस्टेंट। अब बोलोगे सर क्यों कांस्टेंट है, वाई वी वाई तो कांस्टेंट नहीं था, उसमें तो फोर्स एक्ट कर रहा था, बिल्कुल उस पर क्या है, डाउनवर्ड जी एक्ट कर रहा था। बट यू एक्स पे कोई क्या है, एक्ट नहीं कर रहा। अगर ये जो आपका ये यू एक्स है, इस पर कौन सा एक्ट कर रहा है, बताओ ना, कौन सा एक्ट कर रहा है, कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है। अगर मैं आपको बोलूँ कि ठीक है, कोई एक आपको बोलूँ मैं, ये आपका ये क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो मैं कहूँ कि इसके साथ जो यू एक्स कंपोनेंट है क्या एक्ट कर रहा है, कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, नहीं। जब कोई फोर्स ही एक्ट नहीं करेगा, जब कोई फोर्स ही एक्ट नहीं करेगा उस पर, तो वो तो वेलोसिटी क्या होगी उसकी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। समझ रहे हो इस चीज़ को, ये चीज़ याद रखना। प्रोजेक्टाइल मोशन जब पढ़ोगे वहाँ पे भी ये चीज़ डिस्कस की जाती है, वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ डिस्कस की होगी,
बट आपको ये ध्यान रखिए, अगर कोई पूछता है कि क्यों आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट, वर्टिकल कंपोनेंट कांस्टेंट नहीं है, क्या बोलोगे आप? क्यों? क्योंकि जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, उस वर्टिकल कंपोनेंट के साथ क्या है, एक फोर्स जी डाउनवर्ड क्या है, एक्ट कर रहा है, ठीक है। और बल्कि जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उस पर कोई भी फोर्स क्या है, एक्ट नहीं कर। जब कोई फोर्स एक्ट ही नहीं करेगा तो जो उसकी वेलोसिटी है या उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वो हमेशा क्या रहेगा, उसका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टॉप एक्सेलरेशन, वो क्या हो जाएगा, वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,